Assalamu alaikum everyone, this is Hasnan Munib and today our topic of discussion is how regression and meta-analysis MPhil first epidemiology का subject है। Regression basically क्या होता है? It is a statistical method used to understand and quantify the relationship between one or more independent variables and a dependent variable। ठीक है, हमारे पास हमेशा दो वेरिएबल्स होते हैं, एक इंडिपेंडेंट होता है, एक डिपेंडेंट होता है। अगर सिंगल फैक्टर की बात करते हैं तो हम जैसे हम स्टडीज कर रहे हैं तो वी कैन से कि भाई ग्रीन टी का इफेक्ट चेक करना है हमने ओबेसिटी पे। तो ग्रीन टी वो चीज है जो कि हम खुद से वेरी कर रहे हैं। लाइक ओबेसिटी ज्यादा होगी तो ग्रीन टी पे कोई इम्पैक्ट आएगा, या ओबेसिटी कम होगी तो ग्रीन टी पे कोई इम्पैक्ट आएगा नहीं। दैट्स नो रिलेशन। ठीक है। यही चीज अगर हम इस तरफ से बात करें कि अगर ग्रीन टी का की अमाउंट ज्यादा की जाए तो ओबेसिटी पे कोई इम्पैक्ट आएगा, आ सकता है। कम की जाए तो कोई ओबेसिटी पे इम्पैक्ट आएगा, पॉसिबल। ठीक है। तो इनमें दो चीजें होती हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल से अफेक्ट नहीं होता, और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो कि हम देखते हैं कि वो अफेक्ट होता है विद द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसमें जो है, यानी आउटकम जो है किसी भी चीज का वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है। लाइक अगर हम देखते हैं कि ग्रीन टी की वजह से वेस्टी कम या ज्यादा होगी, तो ग्रीन टी की अमाउंट कौन वेरी कर रहा है? हम, एज अ रिसर्चर। तो जिसको हम छेड़ें वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और उस छेड़ने की वजह से जो अगली चीज चेंज हो जाएगी, जो चीज अफेक्ट होगी, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। अब इन वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब है कि मल्टीपल फैक्टर्स भी आप कंसिडर कर सकते हो। भाई जिस तरह हम अक्सर देखते हैं कि ओबेसिटी के तीन चार कॉजेज हैं, फिजिकल एक्टिविटी या डाइट है। आप कहते हो कि डाइट एंड फिजिकल एक्टिविटी दीज आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। तो इनको आप कहते हो कि अगर इनमें चेंज लाएं तो ओबेसिटी के अंदर क्या आ जाएगा? चेंज आएगा। ठीक है। तो ये दो वेरिएबल आ गए, वन और मोर, इस तरह तीन चार इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इन दोनों के दरमियान का रिलेशन पढ़ने के लिए जो एक मेथड है, जो एक स्टैटिस्टिकल मेथड है, उसको हम रिग्रेशन कहते हैं। इट इज वाइडली यूज इन एपिडेमियोलॉजी टू आइडेंटिफाई एसोसिएशंस, एडजस्ट फॉर कंफाउंडेड एंड मेक प्रेडिक्शन। एपिडेमियोलॉजी में इस्तेमाल होता है ताकि लिंक्स पता करें कि भाई डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान में लिंक है नहीं है, अगर है तो कितना सिग्निफिकेंट है। एडजस्ट फॉर कंफाउंडर्स, कंफाउंडर्स वो फैक्टर होते हैं जो कि हमारा स्टडी वेरिएबल नहीं है बट दे कैन अफेक्ट। ठीक है। इफ वी आर स्टडिंग अबाउट इम्पैक्ट ऑफ डाइट ऑन ओबेसिटी, तो फिजिकल एक्टिविटी को हमारा स्टडी सब्जेक्ट नहीं है बट वो अफेक्ट तो करता है ना ओबेसिटी को। तो ये होते हैं कंफाउंडर, ऐसे वेरिएबल जो कि हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स को अफेक्ट कर सकते हैं बट दे आर नॉट अवर वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट। यानी जिसको हम पढ़ना चाह रहे हैं वो नहीं है, वो अलग से हैं बट दे कैन अफेक्ट। तो उनको एडजस्ट करना, उनकी वजह से जो वेरिएशन आएगी उसको फॉर्मूला में या उसको एक मेथड में एडजस्ट करना, एंड मेक प्रोडिक्शन और फ्यूचर प्रोडिक्शन देना कि अभी तक बेस्ड ऑन दिस लिंक विद इन मंथ्स विद इन ईयर्स ये कंडीशन इस तरह से चलेगी। ठीक है। तो स्टेप्स इसमें ये होते हैं कि सबसे पहले आप प्रॉब्लम डिफाइन करते हो, अपना रिसर्च क्वेश्चन देते हो। उसके बाद एक अप्रोप्रिएट रिग्रेशन मॉडल चूज करते हो जो कि नीचे दिए हुए हैं। चेक एजम्पशंस, इंश्योर द डाटा मीट्स द मॉडल रिक्वायरमेंट, और उसके बाद आप चेक करते हो, मतलब पहले आप मॉडल चूज करते हो, अपने डाटा की बेस पे आप मॉडल चूज करते हो, और उसके बाद उस मॉडल को टेस्ट करते हो कि ये मेरे डाटा के ऊपर या जो मेरे आपके पास जो डाटा है वो मॉडल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है या नहीं है। उसके बाद आप एक रिग्रेशन मॉडल जो है उसको रन करते हो, जिससे आपको फिट द मॉडल का मतलब होता है कि आप उस मॉडल को उस डाटा पे, जो डाटा आपके पास है उसके ऊपर, और जो मॉडल आपने सेलेक्ट किया है उसको अप्लाई करते हो। और इवेल्युएट मॉडल परफॉर्मेंस के मॉडल आपको एक दे देता है, आंसर दे देता है। उसकी बेस पे आप रिलेशन आपको पता लग जाता है कि सिग्निफिकेंट रिलेशन है, नॉन सिग्निफिकेंट रिलेशन है, और वट एवर द पर्पज इज। ठीक है। और उसके बाद फिर आप रिजल्ट्स लेने के बाद आप मॉडल को भी वैलिडेट करते हो कि जो मॉडल है उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही। ठीक है। ये स्टैट में आप नेक्स्ट सेमेस्टर में वैसे पढ़ोगे भी चीजें। बहरहाल डिफरेंट टाइप्स होती हैं इसकी, जिनमें हमारे पास जो है वो पहली टाइप है linear regression. Explore the relationship between a continuous dependent variable and one or more independent variable. भाई कुछ एक continuous dependent variable होगा, ठीक है, दो, एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सिंपल जो कि मैंने अभी आपको बताई कि ओबेसिटी दैट इज डिपेंडेंट अपॉन डाइट एंड फिजिकल एक्टिविटी। तो डाइट एंड फिजिकल एक्टिविटी वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाली कैटेगरी में आ गए, और जो ओबेसिटी है वो किस में आ गई? डिपेंडेंट वेरिएबल में। जो ये जो फॉर्मूला है y इज इक्वल टू b1x प्लस ई। अब इसमें जो y है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, जो चीज अफेक्ट हो रही है, ठीक है, ओबेसिटी। बी नॉट या ये जो बीटा नॉट है, इट इज बेसिकली दोज थिंग्स डेट आर, जो कि लाजिम मलजूम है।
ठीक है। बीटा नोट शो करता है उन चीजों को जो होनी ही होनी है। अब देखो, एक मिनिमम लेवल है, मिनिमम लेवल ऑफ ओबेसिटी या मिनिमम लेवल ऑफ फैट एक बंदे में होता है, ठीक है। वो होना ही होना है, ठीक है। तो ये वो चीज है बीटा नॉट जो कि एग्जिस्ट करेगी ही करेगी, ठीक है, जो लाजिम है, ठीक है, कि इतने परसेंट फैट तो होना ही होना है। अब B1X, बीटा 1X जो है ये शो करता है कि आपका जो फैक्टर वन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वन, उसके उसका क्या इम्पैक्ट है, वो फैक्टर वन उसका क्या इम्पैक्ट है वाई के ऊपर, ठीक है। एन प्लस ई, ई शो करता है एरर को, एप्सिलॉन ये शो करता है एरर टर्म, ठीक है, कि वेरिएशन ड्यू टू अदर फैक्टर्स। देखो हमने सिर्फ यहाँ पे क्या कंसीडर किया, हमने यहाँ पे फर्ज कर लें डाइट को कंसीडर कर लिया, ठीक है। वाई हमारा क्या हो गया, ओबेसिटी हो गया। तो एरर क्या है, एरर वो आएगा जो ड्यू टू चेंज इन फिजिकल एक्टिविटी, ड्यू टू स्मोकिंग, ड्यू टू यू नो शुगर, शुगर इंटेक तो हमारा डाइट में ही आ जाएगा, खैर। अदर फैक्टर, कोई डिजीज कंडीशन, वो ऑल फैक्टर्स विल बी कंसिडर्ड इनटू द एरर। ये कंफाउंडिंग फैक्टर को खत्म करने के लिए, उसको मैनेज आउट करने के लिए हमारा ये एक मॉडल होता है, ठीक है। एप्लीकेशन यूज टू स्टडी ट्रेंड इन वेरिएबल लाइक रिलेशन ऑफ बीपी, बीएमआर, कोलेस्ट्रॉल लेवल इन विद रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर मल्टीपल भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है, ठीक है। अब यही कि डाइट और बीपी का रिलेशन, कि डाइट के जरिए ब्लड प्रेशर चेंज होगा या कम होगा, क्या सीन है इसका, ठीक है। तो ये रिलेशन स्टडी किया जाता है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन used to analyze the relationship between one or more independent variable with a binary dependent variable. बाइनरी आउटकम मीन कंडीशन विद टू आंसर्स, ठीक है। ऐसे वेरिएबल को स्टडी करना जिसका आंसर यस और नो में होगा, ठीक है। ओबेसिटी इज नॉट अ इंडिकेटर जो कि बढ़ रही, अब देखो ओबेसिटी यस नो में आंसर नहीं आता है या नहीं है, इस तरह नहीं होता, ठीक है। ओबेसिटी इज लाइक कौन सा लेवल का ग्रेड है, किस लेवल की जो है वो इसके अंदर लिंकिंग है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा जिसका आंसर सिर्फ यस और नो हो सकता है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा ये इसका मॉडल है, मॉडल आपने हर एक का अलग अलग से याद करना है, ठीक है। इसमें लॉग पी बीटा नॉट B1X1 B2X1 प्लस जितने भी आगे फैक्टर चलते जाएंगे। पी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग, प्रोबेबिलिटी क्या है कि एक कंडीशन का होना, बीमारी डायबिटीज होगी या नहीं होगी, भाई ये दो चार फैक्टर हैं, ये दो चार फैक्टर और एक फिक्स वैल्यू, ये इनके वजह से बीमारी होगी या नहीं होगी, यस और नो, कितनी होगी, कम होगी, ज्यादा होगी, ये नहीं, ठीक है। P, the probability of an event occurring. Beta naught represent the outcome that will definitely come if all factors are kept zero. अगर x1 को जीरो कर दें भाई, हम कह दें डाइट का कोई इंपैक्ट नहीं, x2 को जीरो कर दें भाई, फिजिकल एक्टिविटी का कोई इंपैक्ट नहीं, तब भी एक इस बीमारी की कंडीशन या इस ओबेसिटी की फर्ज कर लें हम, इसमें आउटकम क्या है, ओबेसिटी है या नहीं, ये फर्ज कर लें डायबिटीज है या नहीं है, ठीक है, होगी या नहीं होगी, दैट सिंपल आंसर यस और नो। तो ये डायबिटीज होनी ही होनी है या एक शुगर लेवल इतना रहना ही रहना है, दैट इज बीटा नॉट, वो आउटकम जो कि आनी ही आनी है। अगर x1 भी जीरो कर दें, x2 भी, सारे फैक्टर जितने फैक्ट करने हैं जीरो कर दें, तब भी एक बेसिक बेसलाइन कंडीशन रहनी रहनी है। बीटा 1 बीटा 2 कोफिशिएंट्स हैं वेरिएबल के x1 और x2 के, ये शो करवाते हैं रिलेशनशिप ऑफ द फैक्टर एंड द आउटकम। बीटा 1 इज बेसिकली फैक्टर नंबर, ये एक इतना नंबर होता है जो कि शो करवाता है कि x1 और का p के साथ कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। B2, ये बीटा 2 शो करवाता है कि x2 का इस आउटकम के साथ कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। एस्टिमेटिंग ऑर्डर रेशियो फॉर रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क फैक्टर, like predicting the likelihood of an outcome such as determining the probability of patient being diagnosed with the disease based on clinical signs। तो डिफरेंट क्लिनिकल साइंस आपने देखे, एक दो तीन आपने क्लिनिकल साइंस, क्लिनिकल साइन 1 2, ठीक है, और उसकी बेस पे आपने ये जज किया कि बीमारी है या नहीं है, ठीक है। तो समझ आई कि हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, आपने सिम्टम 1 पढ़ा, सिम्टम 2 पढ़ा, सिम्टम 3 पढ़ा, मॉडल लगाया, आपको 3 सिम्टम्स दिए गए थे। उन 3 सिम्टम्स की बेस पे आप या तो कह दो कि हाँ भी डायबिटीज है, आप या कह दो कि डायबिटीज नहीं है, तो वो फिक्स सिम्टम होते हैं। कुछ सिम्टम बहुत हाईली लिंक्ड होंगे, कुछ सिम्टम कम नहीं। अब जिस तरह हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल, दैट इज अ फिक्स्ड सिम्टम जो कि शो करेगा कि डायबिटीज होनी होनी है, ठीक है। लेकिन अगर स्वेलिंग इन द आईज है या कोई वीकनेस, यानी आई वीक हो जाए, ठीक है, नजरों का कमजोर होना, ये डायबिटीज की एक सिम्टम तो है, बट नॉट दैट मच डायरेक्टली लिंक्ड, ठीक है। तो इसमें अगर आप कहते हो तो इसमें ये कंडीशन आ जाएगी कि ये इतना स्ट्रॉन्ग लिंक नहीं है। तो बीटा 1 विल बी स्ट्रॉन्गर, बीटा 2 विल बी लेसर, ठीक है। तो ये क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। तो अब आपको एक दो तीन कंडीशन दे दी भाई, हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल है और आईज भी वीक हो चुकी हैं,
उसके अलावा पॉलीडिप्सिया यानी कि या पोलीयूरिया, बहुत ज्यादा यूरिनेशन भी है, स्वीटेंड यूरिन है। तो आप इन तीन कंडीशन को लगाओगे, फॉर्मूला में लगाओगे, और आउटकम आएगा भी बीमारी है या नहीं है, यस एंड नो, दैट्स इट, राइट। तो ये होती है इसके अंदर रिलेशन। देन वी हैव कॉक्स प्रोपोर्शनल हैजर्ड रिग्रेशन। अच्छा, नेक्स्ट जो है, Cox proportional hazard regression used to examine the relationship between one or more predictor independent variable and the time until an event occur dependent variable। ठीक है। ये जो कॉक्स प्रोपोर्शनल हैजर्ड रिग्रेशन है, ये बेसिकली एक ऐसा मॉडल है जो कि पहले वाले जो दोनों मॉडल थे, ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का आपस में ताल्लुक पा रहे थे। जो कॉक्स प्रोपोर्शनल है, ये पहले तो जो है वो रिलेशनशिप को पढ़ेगा प्रिडिक्टर्स के दरमियान में, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का आपस में क्या ताल्लुक है पहले उसको पढ़ता है, जब तक कि कोई इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल की कंडीशन ना आ जाए। मतलब क्या है कि ये फर्ज कर लो हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल और जो हमारी वीकनेस ऑफ आईसाइट है, या इसको हम कहते हैं रेटिनोपैथी है, उसको आपस में उनका ताल्लुक पड़ेगा, जब तक कि इवेंट जो है अंटिल अ टाइम एंड इवेंट अकर, जब तक कि डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि डायबिटीज की कंडीशन अकर ना हो जाए, जो या फिर आप कह लो कि एक्चुअल में वो कंडीशन जो है वो डायग्नोस ना हो जाए। द इवेंट कुड बी डेथ, डिजीज ऑनसेट और एनी अदर स्पेसिफिक अकरेंस। या आप कह सकते हो डेथ, डेथ इज एन इवेंट। ठीक है। डेथ का कॉज कौन कौन से बने, जो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, तो तीन चार थे, पहले उनका आपस में ताल्लुक पड़ा, जिसमें मैंने अभी आपको बताया भी डायबिटीज, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, ये डिफरेंट कंडीशंस थी। ठीक है। ये इंडिपेंडेंट हो गए अब। ठीक है, सारे क्या हो गए वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और डेथ को आप कर दें डिपेंडेंट, कि बीमारी जो है वो डिपेंड कर रही है इन कंडीशंस पे, तो इनका आपस में ताल्लुक पढ़ लिया। और जब तक कि वो कंडीशन अकर हो गई, जब फाइनल आउटकम आ गया यानी डेथ हो गई, तो उनका आपस में उनका कंबाइंड रिलेशन आ गया उनके ऊपर कि डेथ क्यों हुई। द मॉडल इज कॉमन यूज इन सर्वाइवल एनालिसिस। इसमें अपने चेक करना होता है कि सर्वाइवल रेट क्या है। ठीक है। H0 T डॉट EB1X1 प्लस B2X2 प्लस BN XN। अब इसमें HT क्या है, दे रिप्रेजेंट द रिस्क ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट एन इवेंट विल अकर एट स्पेसिफिक टाइम इफ अ पर्सन सर्वाइव्ड टिल दैट टाइम। वो कहता है कि ये उस कंडीशन में HT शो करता है कि कोई इवेंट अकर करेगा, प्रोबेबिलिटी उसकी कितनी है किसी इवेंट के अकर होने की, बीमारी के शुरू होने की, डेथ हो जाने की, या किसी भी स्पेसिफिक इवेंट के स्टार्ट होने की, क्या प्रोबेबिलिटी एट अ स्पेसिफिक टाइम, अगर वो बंदा उस टाइम तक जिंदा रहे। ठीक है। मतलब आप एक प्रिडिक्टेबिलिटी देते हो कि बेस्ड ऑन दीज काइंड ऑफ कंडीशंस के, अक्सर डॉक्टर कहते हैं कि दिन इसके 2 हफ्ते रह गए। ठीक है। ये आप कहते हो कि यार ये जो कंडीशन है ना, हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल है, पोलीडिप्सिया, पोलीयूरिया, इट शोज कि इसको 2-4 हफ्तों के अंदर अंदर ना इसकी किडनी डैमेज हो जाएगी। ठीक है। तो 4 हफ्ते तो एक स्पेसिफिक टाइम, लेकिन अगर उससे पहले डेथ हो गई तो डेफिनेटली कंडीशन ही खत्म हो जाएगी। अगर डेथ नहीं होती तो आपका जो स्पेसिफाइड आउटकम है, जो आपने बताया कि ये स्पेसिफिक आउटकम है, वो जो है अगर होगा एक स्पेसिफिक टाइम पे, उसको आप प्रिडिक्ट कर रहे होते हो। दिस डिस्क्राइब द बेस लाइन रिस्क ऑफ इवेंट हैपनिंग एट टाइम व्हेन ऑल प्रिडिक्टर आर सेट टू जीरो। H0 × T का मतलब है कि बीमारी आनी ही आनी है जब आप सारे फैक्टर्स को जीरो कर दो। ठीक है। या डेथ होनी होनी है एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, अगर आप सारे फैक्टर्स को क्या कर दो, जीरो कर दो। ठीक है। एप्लीकेशन क्या है, एनालाइजिंग सर्वाइवल रेट ऑफ कैंसर पेशेंट बेस्ड ऑन ट्रीटमेंट टाइप, एज और ट्यूमर स्टेज। मिसाल के तौर पर कैंसर पेशेंट की आप चेक करते हो कि भाई इसका क्या सर्वाइवल रेट है, कितनी देर तक जिंदा रहेगा, बेस्ड ऑन के उसको ट्रीटमेंट कौन सा मिल रहा है। अब ट्रीटमेंट, एज और ट्यूमर स्टेज के डिपेंड कर, जो ट्रीटमेंट की टाइप है वो डिपेंड करेगी ट्यूमर की स्टेज पे, और एज पे भी वो डिपेंड करती है। आपको पता है कि अगर कोई बहुत बूढ़ा आदमी है तो उसकी उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। ठीक है। ट्यूमर की स्टेज कौन सी है, कैंसर स्टेज 1 2 3 4 कौन सी है, उनको ये तीनों चीजें आपस में भी लिंक है, तो इनको आपस में भी स्टडी करना, और उसके बाद इनका जो इनका आउटकम है लाइक कैंसर या डेथ, उसके साथ भी इसका ताल्लुक जो है ना वो जोड़ना। ठीक है। एग्जामिनिंग द टाइम अंटिल डिजीज ऑनसेट बेस्ड ऑन रिस्क फैक्टर्स सच एज स्मोकिंग और ओबेसिटी। जिस तरह स्मोकिंग, ओबेसिटी, ये आपके रिस्क फैक्टर्स हैं, इनका आपस में ताल्लुक देख लेना। और उसके बाद
वो टाइम डिसाइड करना, वो टाइम फाइंड आउट करना कि जब ये दो तीन रिस्क फैक्टर दे विल लीड टू द अकरेंस ऑफ दैट डिजीज, दैट अकरेंस ऑफ दैट इवेंट, राइट। देन वी हैव पॉइसन रिग्रेशन। इसका ये काउंट डाटा, ये मॉडल यूज करते हैं डाटा काउंट करने के लिए, विच रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट विद इन अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम ऑफ स्पेस। मतलब एक स्पेसिफिक टाइम में आप देखते हो कि कितनी बार कोई एक बीमारी हुई, कितने लोगों को ये बीमारी हुई। इट इज कॉमनली यूज्ड व्हेन आउटकम वेरिएबल इज अ काउंट सच एज नंबर ऑफ हॉस्पिटल विजिट। मतलब जब किसी चीज की काउंटिंग हो जाएगी, ऊपर वाले मॉडल्स के अंदर काउंटिंग की बात नहीं हो रही थी यूजुअली, ज्यादा कम, यस नो, ठीक है, कितना इफेक्ट आएगा, कितना, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटेटिव डाटा। यहाँ जब क्वांटिटेटिव डाटा आ जाएगा फिर वी विल यूज पॉइसन रिग्रेशन, पॉइसॉन, ये पॉइसॉन रिग्रेशन। इट इज कॉमनली यूज जब काउंट का नंबर होता है, लाइक मॉडल इसमें हमने लगा लैम्बडा इज द एक्सपेक्टेड काउंट और रेट ऑफ इवेंट, कितने केसेस आए 2021, जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक, या जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक, कितने ऐसे केसेस थे जो कि एक बीमारी के क्या हुए, रिपोर्ट हुए, ठीक है। एप्लीकेशन टू स्टडी द इंसिडेंस रेट और अक्रंस ऑफ अ डिजीज आउटकम। तो एप्लीकेशन की क्या है कि आपने कोई इंसिडेंस रेट देखना है कि बीमारी कितनी अकर की, कितने लोगों में फैली, तो वो सारी कंडीशन। कंफाउंडिंग, ये वो वेरिएबल होते हैं जिनका रिलेशनशिप दैट डिस्टोर्ट्स द ट्रू रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेडिक्टर एंड आउटकम। जो हमारा प्रेडिक्टर है, जो कि हमारा स्टडी वेरिएबल है, और आउटकम जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, उन दोनों के दरमियान का ट्रू रिलेशनशिप जो खराब कर रहा है, ठीक है। ट्रू रिलेशनशिप का मतलब है कि हमने चेक करना है भी इन दोनों का, इस हमारे वाले स्टडी वेरिएबल का स्पेसिफिकली क्या इम्पैक्ट है आउटकम पे। बट ड्यू टू अदर फैक्टर्स हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्ट हो रहा होता है, ठीक है। जैसे ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि डाइट और ओबेसिटी का अगर आप लिंक स्टडी करना चाह रहे हो तो आप ये चेक करना चाह रहे हो भाई इनका स्पेसिफिकली लिंक क्या है। और फिजिकल एक्टिविटी भी उसको अफेक्ट कर रही होती है ओबेसिटी को, स्मोकिंग की कंडीशन भी उसको ओबेसिटी को अफेक्ट कर रही होगी, ठीक है। लैक ऑफ स्लीप भी उसको अफेक्ट कर रही होगी। तो दीज आर ऑल कंफाउंडिंग फैक्टर्स जो कि खराब कर रहे हैं। इंटरेक्शन आपने देख लिया, मॉडल फिट आपने देख लिया कि ये नीचे आएंगे मॉडल फिट एंड अजम्पशन, जो है वो लीनियरिटी, इंडिपेंडेंस, और ये सारे जो है वो डिफरेंट अजम्पशन है जो कि मॉडल के साथ साथ वेरी करते हैं। टॉकिंग अबाउट द मॉडल फिट, दो तरह के मॉडल हमारे पास होते हैं मॉडल फिट, जिनको कहते हैं एआईसी, अकाइक इंफॉर्मेशन क्राइटेरियन क्राइटेरियन, एंड बीआईसी, दैट इज बाइसियन इंफॉर्मेशन क्राइटेरियन। ये दो टूल्स हैं जो कि इवेल्युएट किए जाते हैं कि हाउ वेल अ स्टैटिस्टिकल मॉडल फिट डाटा। हमारे पास डाटा था तो उसके ऊपर जो हमने मॉडल सेलेक्ट किया सबसे पहले, वो मॉडल जो है वो कितनी अच्छे तरीके से और कितना जो है वो उसके ऊपर अफेक्ट हुआ या अच्छे से लगा। तो दो तरह के हमारे पास मॉडल होते हैं। अकाइक इंफॉर्मेशन क्राइटेरियन, ये बेसिकली चेक करता है कि हाउ बेस्ट मॉडल फिट, बट इट आल्सो पेनलाइज द मॉडल इफ इट इज टू मेनी पैरामीटर, दिस हेल्प प्रिवेंटिंग ओवरफिटिंग। वो कहते हैं कि भाई अगर आपकी स्टडी, आप कहते हैं कि मैंने ओबेसिटी का लिंक चेक करना है विद फिजिकल एक्टिविटी, विद स्मोकिंग, विद डाइट, डाइट के अलावा आपने लैक ऑफ स्लीप, लाइफ साइकिल पैटर्न, हार्मोनल इम्बैलेंस, तो छह सात आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे दिए और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस केस में स्टडी जो है वो वैलिडेट नहीं होती, ठीक है। आप किसी का भी, किसी एक चीज का भी इम्पैक्ट सही से नहीं पढ़ पाते, ठीक है। तो इस चीज से ये जो अकाइक इंफॉर्मेशन क्राइटेरियन है, ये जब आपके मॉडल फिट को चेक करता है, तो ये अगर बहुत ज्यादा उसके अंदर आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल डाल दिए हैं तो ये उसको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। फॉर्मूला इसका आपने देख लेना है, इसमें के जो है वो नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं, 2k-2 ln into l, और एल जो है इज द मॉडल लाइकलीहुड, हाउ वेल द मॉडल फिट्स द डाटा। एल शो करता है कि मॉडल कितना अच्छे तरीके से फिट हुआ है। लोअर आईसी एआईसी मीन द मॉडल फिट्स द डाटा वेल विदाउट बीइंग टू कॉम्प्लेक्स। जितना एआईसी कम होगा उतना ही वो शो करता है कि जो मॉडल है वो कितने अच्छे तरीके से फिट हुआ है। बीआईसी मॉडल जो है वो सिमिलर है टू एआईसी, बट पेनलाइज मोर स्ट्रांगली फॉर हैविंग टू मेनी वेरिएबल, स्पेशली व्हेन यू हैव अ लार्ज सैंपल साइज। और ये सैंपल साइज पे भी डिपेंड कर रहा है अलोंग विद टू मेनी वेरिएबल्स। एआईसी जो है वो सिंपली डिपेंड कर रहा था कि कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, जबकि बीआईसी जो है ये सैंपल साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट वी हैव मेटा एनालिसिस इन एपिडेमियोलॉजी। मेटा एनालिसिस बेसिकली होता है एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिसमें आप कंबाइन एंड सिंथेसाइज डाटा फ्रॉम मल्टीपल मल्टीपल स्टडी से आप डाटा लेते हो, एक स्पेसिफिक रिसर्च के मुताबिक, एक स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन के मुतालिक आप जो है वो मल्टीपल स्टडीज लोगे। उसके बाद उस
उन सारे के जो स्टैटिस्टिकल यू कैन से डाटा जो उन्होंने प्रोवाइड किया, जो उन्होंने फाइनल आंसर्स किए कि भाई ये कंडीशन होती है, इस तरह जो है वो आप मतलब उन्होंने अपने रिजल्ट्स दिए। ठीक है। अब वो जो रिजल्ट्स हैं डिफरेंट स्टडीज के, उनको आप इकट्ठा करते हो, जिन पे स्टैट लगी हुई है उन्होंने स्टैट लगा के दिए, उनको आप क्या करते हो, इकट्ठा करते हो। और इकट्ठा करने के बाद आप उनके ऊपर दोबारा से स्टैट लगाते हो। ठीक है। और स्टैट लगा के उसकी एक ओवरऑल एक फाइनल जनरलाइज और यू कैन से एक मल्टीपल जो आपने उनको डाटा लिया हुआ था उनका एक फाइनल रिव्यू दे देते हो कि भाई ओवरऑल डिफरेंट स्टडीज के मुताबिक अगर हम एक फाइनल समराइज्ड डाटा दें तो वो ये है। ठीक है। इससे आपको ये पता लगता है कि फाइंडिंग्स के अंदर कंसिस्टेंसी कितनी है, ओवरऑल इफेक्ट साइज कितना। डेफिनेटली आप मल्टीपल रिसर्चेस को देख रहे हो तो आपको एक ओवरऑल इफेक्ट आएगा, पता लगेगा। और एक हायर लेवल ऑफ एविडेंस मिलता है जिसमें बजाय कि आप एक एक स्टडीज को पढ़ते फिर अब उसकी स्टडीज में हो सकता है कोई डिफेक्ट थे, दूसरी स्टडी में कुछ और डिफेक्ट्स थे, उसने कुछ क्राइटेरिया को कंसीडर किया, उसने कुछ क्राइटेरिया को कंसीडर किया, तो जब आपने एक उसको ओवरऑल मॉडल दिया तो आपने सारे के सारे फैक्टर्स जो है वो उसके अंदर क्या कर लिए हैं, कंसीडर कर लिए हैं। ठीक है। सो दैट्स समथिंग कि जहाँ पे वो आपको एक ओवरऑल व्यू मिल जाता है। तो इससे आप ये डिफरेंट आप पढ़ लीजिएगा, नीचे वाले जो इसके बेनिफिट्स हैं, ये ऑब्जेक्टिव हैं, इजी लिखे हुए हैं, कोई इसमें है नहीं ऐसे समझने वाली चीजें। मेटा एनालिसिस को कंडक्ट करने की कुछ जो है ना वो आपकी स्टेप्स हैं। पहले सबसे पहले आपने रिसर्च क्वेश्चन बताना है जिसमें आप पीको फ्रेमवर्क आप डिसाइड कर लेते हो। पॉपुलेशन कौन है, हु इज द स्टडी अबाउट, स्टडी है किसके मुतालिक, ये सबकी कॉमन होनी चाहिए। इंटरवेंशन, एक्सपोजर, क्या चेक करना चाह रहे हैं, कंपैरिजन अगर एप्लीकेबल है कि भाई क्या किससे कंपेयर कर रहे हो, स्टैंडर्ड कोई पॉपुलेशन है या कोई स्टैंडर्ड्स आपने सेट किए हैं भी इनमें इतनी है तो उसमें कितनी है, और रिजल्ट्स क्या होंगे। इस फ्रेमवर्क को आप इस्तेमाल करते हुए अपना रिसर्च क्वेश्चन जो डिजाइन करते हो। उसके बाद आप रिसर्च अपने लिटरेचर सर्च करते हो, ट्यूबमेट, कोक्रेन, स्कोपस, उसके अलावा गूगल स्कॉलर। वहां से आप उसके क्लियर आउटवर्ड्स जो भी आपने कीवर्ड्स इस्तेमाल किए हैं अपनी रिसर्च के, लाइक ओबेसिटी वाले में हमारे कीवर्ड्स आ जाएंगे कि जिसमें आप चेक करना चाह रहे हो चिया सीड्स, सॉरी ग्रीन टी के फ्लेवोनॉइड्स का इम्पैक्ट चेक कर रहे हो आप ओबेसिटी के ऊपर, तो आप में कीवर्ड्स क्या हो जाएंगे, फ्लेवोनॉइड्स, चिया, सॉरी ग्रीन, फ्लेवोनॉइड्स, ग्रीन टी एंड ओबेसिटी। तो कीवर्ड्स हैं, स्पेसिफिक कीवर्ड्स आपने इस्तेमाल करने होते हैं। और पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड स्टडीज, हर तरह की स्टडीज आप इसमें इंक्लूड करते हो। रिव्यू ऑफ लिटरेचर से आप डाटा इकट्ठा करते हो। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ स्टडीज, यूज क्लियर एंड इंक्लूजन क्राइटेरिया। अब आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर इस वजह से किया है ताकि आप एक ओवरऑल डाटा इकट्ठा करो, बट आपने जो अपने मेटा एनालिसिस के लिए आपको 5 7 जितनी भी आपको स्टडीज चाहिए, वो सारी की सारी स्टडीज जो हैं वो आपने चूज करनी है, जिनकी जिनके स्टैट और डाटा आप उठाओगे और उसको कंबाइन करके एक फाइनलाइज्ड स्टैटिस्टिकल डाटा दोगे। तो क्लियर इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया होगा, ये स्टडी में इंक्लूड करूंगा, ये नहीं करूंगा, इस स्टडी डिजाइन की, इस सैंपल साइज की, इस लैंग्वेज की। तो आप डिफरेंट क्राइटेरिया सेट करते हो कि अगर ये स्टडी डिजाइन होगा तो मैं सिलेक्ट करूंगा स्टडी, अगर इसके अलावा कोई होगा तो मैं नहीं चूज करूंगा। अगर इतना सैंपल साइज होगा, 100 120 होगा, फर्ज कर लें आप कहते हैं, या 200 होगा या 500 होगा, उतना मैं चूज करूंगा, दूसरा वाला मैं नहीं नहीं चूज करना। एक्सेस स्टडी क्वालिटी यूजिंग स्टैंडर्डाइज टूल, और उसके साथ जो है वो आपने स्टडी की क्वालिटी को चेक करना है। उसमें डिफरेंट टूल्स हैं, प्रिज्मा, ठीक है, जिस तरह है, तो प्रिज्मा जो है वो बेसिकली चेक करेगा कि जो स्टडीज आप चूज कर रहे हैं फॉर योर ऑन मेटा एनालिसिस वो अच्छी है, उसकी क्वालिटी क्या है, तो वो सारा कुछ आपने देखना। देन आप उसमें से डाटा एक्सट्रैक्ट करोगे, ऑड्स रेशो, रिस्क रेशोज, स्टैटिस्टिकल डाटा, न्यूमेरिकल डाटा इकट्ठा करोगे, उसके ऊपर दोबारा से स्टैट लगाओगे, उसको कुछ सॉफ्टवेयर लिखे हुए हैं। और चूज द करेक्ट इफेक्ट मेजर बेस्ड ऑन स्टडी टाइप्स, यूज रैंडम इफेक्ट और फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल बेस्ड ऑन वेरिएबिलिटी ऑफ द स्टडी। जो जितनी ज्यादा वेरिएबिलिटी होगी उसके हिसाब से आपने मॉडल चूज करना है, जिसको आप स्टैटिस्टिकल मॉडल, जिसकी बेस पे आप फर्दर जो है वो एनालिसिस करते हो। असेस हेट्रोजेनिसिटी, अगर स्टडीज बहुत ज्यादा डिफरेंट हैं या एक दूसरे से सिमिलर हैं तो वो उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं। ये जो आगे लास्ट में ना इनके डिफरेंट मॉडल्स या डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं, लाइक कॉकरन क्यू एंड आई टू टेस्ट, ये डिफरेंट तरह के टेस्ट हैं जो कि चेक करते हैं कि जितनी स्टडीज आपने चूज की हैं फॉर योर मेटा एनालिसिस वो आपस में एक जैसी ही हैं या बहुत ज्यादा डिफरेंट हैं। ठीक है। उसके बाद पब्लिकेशन बाय एज के लिए आप दो टेस्ट लिखे हुए हैं, एंड सेंसिटिविटी एनालिसिस के लिए जो है वो ऐसे ऐसी स्टडीज आप सिंपली निकाल दोगे जिनमें बहुत ज्यादा बायसनेस है। ठीक है। ऐसी स्टडीज जिनमें हाई रिस्क ऑफ बायसनेस है उनको निकाल दोगे ताकि आपका जो मेटा एनालिसिस है उसमें बायसनेस कम हो।
बाकी हर एक के लिए ऊपर वाले जितने पॉइंट्स थे उसमें हर एक के लिए अलग अलग जो है वो उन्होंने टूल्स दिए हुए हैं टू चेक, लाइक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए कौन सा टूल है, हेटेरोजेनिटी चेक करने के लिए कौन से टूल्स होंगे, पब्लिकेशन बायस चेक करने के लिए कौन से जो है वो आपके टेस्ट या टूल्स होंगे। डिफरेंट एडवांटेजेस लिखे हुए हैं, आप उनको पढ़ लोगे आपको अंदाजा हो जाएगा। चैलेंज एंड लिमिटेशन के अंदर हेटेरोजेनिटी है, डेफिनेटली डिफरेंट स्टडी डिजाइन होंगे, पॉपुलेशन डिफरेंट होंगे, मेथोडोलॉजी डिफरेंट होंगी, तो उसकी वजह से आपका जो एनालिसिस है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ सकता है। बायसनेस, अगर आपने पुअर क्वालिटी स्टडीज उठा ली हैं तो आपकी बायसनेस भी ज्यादा होगी आपकी स्टडी में भी, और उसके अलावा उसके स्टडी के रिजल्ट्स भी पुअर क्वालिटी के होंगे। और डेफिनेटली यू आर नॉट डूइंग द रिसर्च, यू आर जस्ट डिपेंडिंग अपॉन द प्रीवियस रिसर्चेज जो कि आपने चूज की हैं। अच्छी होंगी तो आपका मेटा एनालिसिस अच्छा हो जाएगा, अगर नहीं अच्छी तो नहीं होगा। टाइम कंज्यूमिंग होता है डेफिनेटली, इतनी सारी स्टडीज को पढ़ना, उसके बाद उसको स्टैट लगाना, स्टैट लगा के उसको फाइनल डाटा करना, तो इट्स टाइम कंज्यूमिंग। पब्लिक हेल्थ के अंदर इसकी डिफरेंट एप्लीकेशन है जो कि आप पढ़ लोगे एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड देम आउट। नाउ कमिंग अप टू वर्ड्स द स्टैट, मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ कि इफ आई गॉट सम नोट्स ऑफ दैट, अगर मेरे पास हुए तो। कंपोनेंट ऑफ टाइप ऑफ, नहीं, आई थिंक हमें प्रिंटेड फॉर्म में मिले थे, तो अगर तो वो नजर आ जाए तो मैं आपको हल्का सा दिखाना चाह, हाँ यस। सो अगर यहाँ पे हम देखें ना, सिंपल रिग्रेशन मॉडल देखो, बी नॉट बीटा वन एक्स प्लस ई, तो ये हमारा एक फॉर्मूला जो सिंपल रिग्रेशन वाला था। ठीक है, तो इसमें फैमिली एक्सपेंडिचर डिपेंड अपॉन फैमिली इनकम, भाई फैमिली के अखराजात जो डिपेंड करेंगे फैमिली के इनकम पे, तो एक्स जो है वो क्या है, वाई हमारा क्या है, आउटकम है फैमिली एक्सपेंडिचर, और एक्स हमारा क्या हो गया, फैमिली इनकम। बीटा नोट इज द वाई इंटरसेप्ट एंड बीटा, ये छोड़ दो, अब ये स्टैट में आप पढ़ोगे। जो मैं चीज आपको दिखाना चाह रहा हूँ ना, ओके, तो ये सारी स्टैट वगैरह लगा के स्टैट में आप देख लोगे। तो सॉरी, आपको स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। ओके, अब शो हो रही होगी। सो बेसिकली दिस इज लीनियर रिग्रेशन मॉडल, वाई इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बी वन एक्स एंड ई। तो बीटा वन यहाँ पे एक्स, एक्स क्या है, फैमिली इनकम, और वाई क्या है, फैमिली एक्सपेंडिचर। फैमिली के जो इनकम है वो डिपेंड करेगी फैमिली के एक्सपेंडिचर पे, कि फैमिली का खर्चा कितना है। ठीक, सॉरी, तनख्वाह जितनी हो उतने ही खर्चे होते हैं। लेकिन बीटा नोट क्या है, बीटा नोट वो है जो होना ही होना है। ठीक है, वो खर्चे जो लाजिम है। ठीक है, सॉरी, वो फैक्टर जो कि लाजिम है उनके ऊपर जो है वो बात होती है। ये डिफरेंट वैल्यूज हैं जिन पे फॉर्मूला से चेक किया जाता है, देन ये फॉर्मूला लगाया जाता है। ठीक है, सही है, ये फॉर्मूला क्या किया जाता है, लगाया जाता है। अब इसमें वो 2.173, तो ये 2.173 का मतलब है, साथ में थाउजेंड्स है। ठीक है, ये फॉर्मूला वैसे ही लगाया गया है कि वो जिसे हम कहते नहीं थे कि वन इज इक्वल टू 1000। ठीक है, तो यहाँ पे सेट किया हुआ टू, वन इज इक्वल टू 1000, तो 2.173 इंटू थाउजेंड इंडिकेट करता है कि एवरेज एक्सपेंडिचर पर फैमिली ईयर 2173। ठीक है, तो ये जो बीटा नॉट है ये शो कर रहा है फिक्स एक्सपेंडिचर, ये खर्चा होना ही होना है, इतना खर्चा होना ही होना है। और ये जो एक्स के साथ हमारा बीटा वन था जो कि लीनियर रिग्रेशन के अंदर मैंने आपको दिखाया था, तो बीटा वन कहता है कि 0.202 इंडिकेट कि अगर इनकम जो है एक यूनिट इंक्रीज कर दी जाए, एक यूनिट का मतलब है कि इनकम के अंदर हमने यूनिट किसको सेट किया है, 1000 को, मैंने बताया 1 = 1000। तो अगर इनकम 1000 बढ़ जाए तो जो खर्चा है, जो यूजुअल एक्सपेंडिचर है वो 0.202 लेवल तक बढ़ता है। ठीक है, तो उसमें इंक्रीज कितना आ जाएगा, 0.202। तो वो बीटा वन बीटा नॉट क्या शो कर रहा होता है, फिक्स एक्सपेंडिचर, जो कंडीशन है ही है, तनख्वाह बढ़े कम हो एक खर्चा होना ही होना है, फिक्स खर्चा, बिजली का बिल है लाजमी आना है, ठीक है, खाने का खर्चा लाजमी आना है, तो वो चीजें होती हैं। और बाकी जो एक्स्ट्रा होती है, जो एक्स वन है कि इनकम अगर बढ़ती है या कम होती है उससे कितना इम्पैक्ट आता है, दैट इज 0.202, तो वो चेंज हो सकते हैं विद दैट। ठीक है, इंटरप्रेट करते हैं, उसके बाद इंटरप्रेट करने के बाद एक चीज थी जो मैंने आपको बताई थी, मॉडल फिट के, एक स्टेप लिखा हुआ था कि मॉडल फिट चेक करते हैं। अब देखो हमने जब इंटरप्रिटेशन कर ली उसके बाद हम चेक करते हैं, तो उसका अलग से फॉर्मूला होता है जिसमें हम चेक करते हैं कि मॉडल सही फिट होता है कि नहीं। ये सारा फॉर्मूला लगाया, उसके बेस पे वो कह रहा है कि ये कुछ वैल्यूज होती हैं। ठीक है,
जब फॉर्मूला लगा देते हैं, कहते हैं अगर 75% से अबव आ जाए आर स्केयर की वैल्यू, मतलब आपने कैलकुलेट तो नहीं करनी लेकिन मैं जस्ट वैसे बता रहा हूँ, तो कहता है मॉडल इज बेस्ट फिट, मॉडल इज गुड फिट, मॉडल इज नॉट गुड फिट। ठीक है, तो ये तीन कंडीशंस होती हैं। तो वो ये कि मॉडल फिट हुआ कि नहीं हुआ, तो आपने पहले डाटा कलेक्ट किया सारा, उसको इंटरप्रेट किया, यानी कि वो वाई कैलकुलेट किया, इंडिपेंडेंट रिलेशन सारा चेक करके फिर आप चेक कर रहे हो कि मॉडल फिट है या नहीं है। तो इस तरह जो है वो सारी जो है ना उसमें है। नेक्स्ट सेमेस्टर आप स्टार्ट में पढ़ोगे। That was all about regression and meta-analysis. If you have any question, you can ask me in the chat box or in the WhatsApp group. Thank you so much for being with me. Allah Hafiz.